हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7 विज्ञान फरवरी 2021 की वर्कशीट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले है विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और शाला का नाम और कक्षा। ये आपको भरना है। ये आपकी जो वर्कशीट है 50 नंबर की, ये लिखित प्लस प्रोजेक्ट। इसके बाद अपन पहले प्रश्न पर आते हैं कि लोहे के टुकड़े खुले में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उस पर एक हल्के भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। बताइए, जंग की प्रकृति लोहे की प्रकृति से भिन्न है? हाँ, है ना। जंग अलग चीज़ है और लोहा अलग है ना। तो दोनों की जो प्रकृति है अलग अलग है। तो अपन हाँ कहेंगे। जंग लगने के लिए किन कारकों की उपस्थिति अनिवार्य है? ऑक्सीजन प्लस जल। लोहा तो होगा ही, लोहे में तो जंग लगेगी, पर दो चीज़ें आवश्यक हैं, ऑक्सीजन और जल। नेक्स्ट है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? जंग एक लगना है, वो कौन सा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। इस प्रकार परिवर्तन को आप दैनिक जीवन में कहाँ देखते हैं? कोई दो उदाहरण बताइए। सो ये नल में, पाइप में, नल मतलब जो लोहे की जो बनी जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें जंग लगती हैं, वही परिवर्तन नल, पाइप, पुराना पलंग या हंसिया। ठीक है। इसका नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि नीचे मानव पाचन तंत्र चित्र दिया गया है। अपन को बताना है कि निम्नलिखित भागों को अपन को नामित करें। मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी ग्रंथि अपन को पता है अग्रत, है ना। लीवर जैसे वह अंग जहाँ प्रोटीन का पाचन होता है अग्नाशय। वह अंग जिसकी आंतरिक भित्ति में धींग रोग पाए जाते हैं क्षुद्रांत। वह अंग जहाँ पित्तरस संग्रहित होता है वो पित्ताशय। अपन इसको यहाँ बताना है। तो देखो, ये पित्ताशय है जहाँ पित्तरस होता है। यकृत अपने शरीर की बड़ी ग्रंथि है, लीवर जिसे अपन बोलते हैं ना। फिर इसका ये अग्नाशय है ना। ये गलत हो गया, आमाशय लिखा है, पर ये अग्नाशय है ना बच्चों, अग्नाशय। पैंक्रियाज जिसे बोलते हैं, तो ये है, और क्षुद्रांत। फिर अगला प्रश्न है कि नींबू के रस और खाने के सोडे मिलाने पर उसमें होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए। अवलोकन के आधार बताइए किस प्रकार का परिवर्तन है। तो बच्चों, जब भी आपको ये मौका पड़े तो आप देख, नींबू का रस भी घर में रहता है, खाने का सोडा भी आपका घर में रहता है, आप मिलाना। क्या होगा, तो उसमें जैसे अपन मिलाते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं और CO2 गैस निकलती है। और यह एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है ये? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है, जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हम जमाई क्यों लेते हैं? तो जैसे हमें पता है, जब हम विश्राम की स्थिति में होते हैं तो हम जो हमारी श्वसन दर होती है वो बहुत कम, नींद मतलब नींद में या नींद में होते हैं तो हमारी श्वसन दर कम होती। क्यों होती है? कि जैसे ही आपने देखा हो, जैसे हम दौड़ के आते हैं या व्यायाम करते हैं तो क्या होता है, तो हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। तो जो हमारी श्वसन दर है तेज़ चलने लगती है। लेकिन जब हम नींद में होते हैं तो हमारी जो श्वसन दर होती है वो कम होती है। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम जमाई लेते हैं, क्योंकि नींद या विश्राम अवस्था में श्वसन दर कम होने के साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमको नहीं मिल पाती। श्वसन दर कम हो गई तो हमको पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती, इसलिए हम क्या लेते हैं? जमाई लेते हैं। पर नेक्स्ट है, आपके परिवार के कोई 4 सदस्यों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। मतलब अपन को पता है स्वस्थ व्यक्ति की जो पल्स रेट होती है, नाड़ी स्पंदन 72 से 80, 1 मिनट में 72 या 80 बार अपनी पल्स रेट होती है। यहाँ अपन अपने सदस्यों के नाम लिखेंगे और उनकी नाड़ी स्पंदन लिखेंगे, 72, 74, 76, 72, ऐसा अपन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि रोटी को गीला छोड़ दें 3 दिन बाद उसमें होने वाले परिवर्तन को लिखना है। तो अगर रोटी को हम गीला छोड़ देते हैं तो उसमें कुछ समय बाद हरे रंग के हमको धब्बे दिखाई देने लगते, जिसे हम कवक या फंजाई कहते हैं। एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। इसके बाद क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो क्यों प्राप्त होती है? जैसे ही हमने ग्लूकोज लिया तो कोशिका में पहुंच जाता है, हमारी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज पहुंचता है तो साथ में ऑक्सीजन भी पहुंचती है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की सहायता से CO2 और जल में क्या हो जाता है? टूट जाता है ना, और ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार हमको ऊर्जा तुरंत हमको मिलती है। नेक्स्ट है कि सर्दियों में एक मोटा कंबल, एक के ऊपर जोड़े 2 कंबल, हमें मतलब एक मोटा कंबल है और एक जोड़े 2 कंबल दिए, तो सर्दी से बचने के लिए आप किसका चयन करेंगे और क्यों?
हम एक के ऊपर एक जोड़े दो पतले कंबल लेंगे, क्योंकि दो कंबलों के जो बीच है वायु फंसी रहती है, क्योंकि यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे प्रवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता मतलब गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है। अगला है टिन के समान दो डिब्बे लिए, एक का जो बाहरी पृष्ठ है उसे काले रंग से, है ना, और दूसरे का सफ़ेद पेंट से। हमने कहा डिब्बे को प्रारमाता जल भरकर 1 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं, तो उनमें होने वाले परिवर्तन को लिखना है हमको। तो आप ये कर भी सकते हैं। हम देखते हैं कि जब जैसे ही हमने इसे धूप में रखा तो हमने देखा जो काला पृष्ठ वाला टिन का जो डिब्बा है उसका पानी जल्दी से भाप बनकर जल्दी वाष्पित हो जाता है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि क्योंकि जो काला रंग होता है वो प्रकाश का अवशोषक होता है। अवशोषक का अर्थ होता है वो प्रकाश को ज़्यादा ग्रहण करता है तो पानी जल्दी गर्म होता है, उसका पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है। जबकि सफ़ेद रंग का जो सफ़ेद रंग का टिन का डिब्बा है उसका पानी भी गर्म होगा, पर वो देर से होगा। क्यों होगा? क्योंकि सफ़ेद रंग क्या करता है, जो प्रकाश को जो लेता है उसका अधिकांश भाग क्या कर देता है, परावर्तित मतलब लौटा देता है। तो जिससे तो सफ़ेद रंग का जो पानी है वो कम गर्म होगा। ठीक है। इसी प्रकार कई तरह के ऐसे प्रश्न रहते हैं। अगला प्रश्न है, अपने माता पिता की सहायता से पता कीजिए आलू गुलाब को किस प्रकार उगाया जाता है, उनकी विधि लिखिए। आपने सुना होगा गुलाब के पौधे की तो कलम लगाई जाती है। अब कलम क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे। कि गुलाब के पौधे की एक शाखा को अब पर्व संधि से काटते हैं। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग होता है जहाँ से क्या होती है, पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को हम क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। और कलम को मिट्टी में दबा देने पर और समय समय पर पानी हमें देते रहना चाहिए। इस प्रकार अपना गुलाब का पौधा अपन उगा सकते हैं। ऐसे ही आलू का रहता है। आलू बच्चे आपने देखे होंगे, आलू के अंदर कई आँखें रहती हैं। तो आलू को अपन कई टुकड़े करेंगे, जिनमें प्रत्येक टुकड़े में क्या होगी, एक आँख अवश्य होना चाहिए। उस टुकड़े को मिट्टी में दबाकर पानी समय समय पर डालते रहना चाहिए। इस प्रकार हम आलू को उगा सकते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ। तो नेक्स्ट है अपना प्रश्न नंबर 7। आप आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा की खपत की गणना करना। जैसे आपके घर में आय प्रतिमाह बिजली बिल एकत्रित करके अपने माता पिता अभिभावकों की सहायता से निम्न तालिका को हमको क्या करना है, पूर्ण करना है। तो जैसे मान लो कि वर्ष 2020 में कुल खर्च यूनिट और बिल की कुल राशि तो कितना है। जैसे मान लो 1 यूनिट अपनी 9 रुपये की आती है ना। तो कुल खर्च यूनिट अपनी 200, मतलब जो यूनिट हुई 200 खर्च हुई जनवरी के महीने में। तो 200 में अपन 9 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे क्योंकि 1 यूनिट 9 रुपये की है तो 200 यूनिट कितने की हो जाएंगी, 1800 रुपये की, है ना। आपको समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार फरवरी महीने में अपनी यूनिट कितनी खर्च हुई, 180। तो 180 में अपन 9 का गुणा कर देंगे। मार्च में कितनी खर्च हुई, 1260। इस प्रकार अपन सबका गुणा कर देंगे। अप्रैल का, मई का ये आप कर सकते हैं। फिर सब पूरी यूनिट का अपन यहाँ क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे कि कितनी यूनिट खर्च हुई पूरी साल भर में और कितना खर्चा आया। ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, आपके और आपके परिवार के द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का प्रयोग हुआ। तो ये आप निकाल सकते हैं। पहली जो यूनिट है उसको प्लस कर देंगे और लास्ट वाली यूनिट में कितना खर्चा आया उसको प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर अपना आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि किन किन माह में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आने का क्या कारण हो सकता है। तो अपन देखते हैं जब ठंड का जो महीने होते हैं, जैसे जनवरी है, फरवरी है ना, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, 6 महीने इधर क्या ठंड का मौसम रहता है। तो बिजली का जो बिल होता है कम आता है, क्योंकि इन दोनों क्या एसी कूलर पंखा नहीं चलते। ठीक है। नेक्स्ट है आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या आप अन्य ऊर्जा स्रोत का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अपन सौर ऊर्जा का प्रयोग अपन यहाँ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को खपत करने के उपायों की सूची बनानी है। तो जो विद्युत ऊर्जा अपनी कम से कम खर्च हो इसकी अपन क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही कि जितनी आवश्यकता हो उतनी हमें बिजली जलाना चाहिए। दूसरा, हीटर प्रेस का कम प्रयोग करना चाहिए और जो हाई वोल्टेज वाले विद्युत उपकरण उनका भी हमें कम प्रयोग करना चाहिए और एलईडी बल्बों का अपन को प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार अपन बिजली खपत को अपन रोक सकते हैं। अगला है एक प्लास्टिक की कंघी लीजिए, उसे अपने बालों से रगड़िए।
पास में कागज़ के टुकड़े रखकर कंघी को कागज़ के टुकड़ों के पास लाकर देखिए क्या परिवर्तन दिखाई देता। परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखना। तो अपन देखते हैं कि कागज़ के जो टुकड़े कंघी से क्या होते, चिपक जाते हैं। इसलिए चिपक जाते हैं क्योंकि कंघी को बालों से रगड़ने पर वह विद्युत आवेश को क्या कर लेती, अर्जित कर लेती है। विद्युत आवेश को क्या कर लेती है, अर्जित, मतलब विद्युत आवेशित हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। अगर दोनों आवेशित होती तो जो वस्तु है अपनी कैसी होती, प्रतिकर्षित हो जाती है, मतलब एक दूसरे को दूर फेंक देती है। तो समान आवेश, तो मतलब विपरीत आवेश, एक आवेशित है एक अनावेशित है, तो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इस कारण जो कंघी है कागज़ के टुकड़ों को क्या करती है, आकर्षित करती है। समान जो आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, जो लास्ट का है, पेज नंबर 2 का। ये रोगी वाहनों के शब्द एम्बुलेंस को किस प्रकार लिखा जाता है, कारण सहित उत्तर लिखिए। आप देखना एम्बुलेंस को निकलते समय तो रोगी वाहन की जो एम्बुलेंस होती है वो इस तरीके से लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है, एम्बुलेंस को इस तरीके से उल्टा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, जिससे रोगी वाहन के आगे जाने वाले जो आगे जा रहे हैं एम्बुलेंस के, तो वो क्या करते हैं, जो वाहन के जो चालक है, जो गाड़ी चला रहे हैं, वे अपने पश्च दृश्य दर्पण में अपने दर्पण में देखते, तब ये एम्बुलेंस उनको क्या दिखता है, सीधा दिखाई देता है। एम्बुलेंस को भी स्पष्ट पढ़ सकते, इसलिए एम्बुलेंस को कैसा लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। और जैसे ही आगे चलने वाले जो वाहन होते हैं, वाहन के चालक जैसे ही अपने पश्च दर्पण, मतलब पश्च दर्पण पीछे दर्पण लगा रहता है गाड़ियों में, उसमें देखते हैं तो वे एम्बुलेंस उन्हें कैसा दिखता है, स्पष्ट पढ़ सकते हैं, तो वो उसको आसानी से साइड दे देते हैं। तो बच्चों ये पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे मैं आपको आने वाले वीडियो और दे सकूँ इस तरीके के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।